हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ड्यू फिजिक्स एग्जाम प्रेप बाय विनय प्रताप। इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स ट्यूटोरियल शीट 9। सो लास्ट जो ट्यूटोरियल था ट्यूटोरियल 8 वो था आपके पास रोटेशन स्पेक्ट्रा के ऊपर। दिस ट्यूटोरियल विल बी बेस्ड ऑन वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। तो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के अंदर क्या होता है हमारे पास, मैंने बताया था डिफरेंट वाइब्रेशनल लेवल्स होते हैं आपके पास, एंड उन वाइब्रेशनल लेवल्स का एक एनर्जी होता है ईवी, जिसको हम डिनोट करते हैं ईवी। एंड वो किसके इक्वल होता है? सो वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ एनी लेवल इज गिवन बाय, इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर हम लिखें, सो v प्लस 1/2 h क्रॉस ओमेगा, वेयर ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी, v is known as your vibrational quantum number which can have value 0, 1, 2 and so on up to infinity, and h cross is your Planck's constant, reduced Planck's constant. सो क्वेश्चन देखते हैं हमारा। इस क्वेश्चन में हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। दिस इज द फॉर्मूला फॉर, लेट मी राइट, वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल। So calculate the amplitude of vibration in V is equals to 0 level of the molecule carbon monoxide of which has a force constant 1890 न्यूटन पर मीटर। तो इतना तो समझ आ रहा है कि वाइब्रेशन का क्वेश्चन है, बट इसमें एम्पलीट्यूड कहाँ से आ गया, इसमें फोर्स कांस्टेंट कहाँ से आ गया, आप सोच रहे होगे। तो हम जो ये वाइब्रेशन होता है किसी भी एक मॉलिक्यूल के अंदर जो दो एटम्स वाइब्रेट करते हैं, उसको हम इक्विवेलेंट मानते हैं एक स्प्रिंग मास सिस्टम के। जैसे कि दो मासेस जुड़े हुए हैं एक स्प्रिंग से, सो जो वाइब्रेशन उस स्प्रिंग के अंदर होती है वही एक्चुअल हमारे मॉलिक्यूल्स के अंदर होती है, इक्विवेलेंट होती है बेसिकली, ठीक है। तो इसको हम उस सिस्टम के इक्विवेलेंट मानते हैं। तो एंड हमारे पास जो स्प्रिंग मास सिस्टम होता है उसके अंदर एनर्जी कितना होता है? सो एनर्जी ई विल बी इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। ये होता है हमारे पास स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए। स्प्रिंग मास सिस्टम, यहां पर हमारे पास के होता है हमारा फोर्स कांस्टेंट, वेयर के इज योर फोर्स कांस्टेंट, एंड एक्स होता है हमारे पास एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। सो वी आर गोइंग टू इक्वेट दीज टू एक्सप्रेशन, एंड हम वहां से क्या कैलकुलेट करेंगे? एक्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो फोर वी इज टू जीरो, फोर वी इज टू जीरो लेवल, हमारी वाइब्रेशनल एनर्जी कितनी होगी? सिंपली हाफ एच कट ओमेगा। इसको हम इक्वेट करेंगे अपने हाफ के एक्स स्क्वायर से, तो हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ कैंसिल हो जाएगा। यहां से अगर आप एम्पलीट्यूड निकालोगे, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, सो एक्स विल बी इक्वल टू h cut omega divided by k and square root of this quantity. So let's put the values. H cut is h upon 2 pi 6.63 into 10 to the power minus 34 into omega. ठीक है, तो हमें ओमेगा यहाँ पर चाहिए, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ब्लैंक रखते हैं इसको। डिवाइड में आएगा 2 पाई, सो 2 इंटू 3.14 इंटू के, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट। सो स्प्रिंग कॉन्स्टेंट इज 1890। सो वी हैव टू फाइंड ओमेगा। ओमेगा कैसे फाइंड करेंगे? हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ये स्प्रिंग मास सिस्टम से मैं लिख रहा हूं, वो होता है रूट के बाय एम, रूट के बाय एम। लेकिन अगर हमारे पास टू बॉडी सिस्टम है तो एम की जगह हम यूज करते हैं रिड्यूस मास सिस्टम, रिड्यूस मास ऑफ टू बॉडी। सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन फॉर स्प्रिंग मास सिस्टम। जहां पर म्यू कैसे निकालते हैं हम किसी भी मॉलिक्यूल का? जैसे हमारे पास है कार्बन मोनोक्साइड, तो कार्बन मोनोक्साइड का हम कैसे लिखेंगे? मास ऑफ कार्बन एटम इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन एटम डिवाइड बाय मास ऑफ कार्बन प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो अगर मासेस एटॉमिक मास में गिवन नहीं है तो हम मास नंबर यूज करते हैं 12 इंटू 16 डिवाइड बाय 12 प्लस 16, एंड देन इस क्वांटिटी को हम केजीज में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये किस में आता है? एएमयू में आता है। सो 1 एएमयू इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 केजी।
तो यहां से आपके पास जो रिड्यूस मास है वो कितना आएगा आपके पास 1.145 इंटू 10⁻⁻26 kg. So your frequency of oscillation will be square root k force constant 1890 divided by 1.145 इंटू 10⁻⁻26. तो यहां से आपके पास फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कितना आएगा 4.06 इंटू 10⁻14. ठीक है. सो यू हैव टू पुट दिस वैल्यू ऑफ ओमेगा हियर. तो जब आप यहां पे पुट करोगे इस वैल्यू को 4.06 इंटू 10⁻14, 14 ही लिखा है ना मैंने, हाँ 10⁻14, तो आपके पास जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है वो कितना आएगा आपके पास 1.5. इसको सोल्व करोगे जब आप 1.5 इंटू 10⁻⁻12 एंड यूनिट क्या होगी इसकी मीटर्स. ठीक है. तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1. इसके अंदर कंसेप्ट यही है कि वाइब्रेशनल एनर्जी का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए. इसको हम इक्विवेलेंट मानते हैं एक स्प्रिंग मास सिस्टम के. सो बेसिकली हमें इन दो एक्सप्रेशन को इक्वेट करना होता है एंड वहां से हम फोर्स कांस्टेंट या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन निकाल सकते हैं. ठीक है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. द HCl molecule gives the vibrational absorption line of wavelength lambda. हमारे पास गिवन है lambda is equal to 3.465 into 10⁻⁻6 meters. Calculate the force constant. So you have to calculate force constant of HCl bond and आपको हाइड्रोजन एंड क्लोरीन के एटॉमिक मासेस गिवन है इन AMU एंड 1 AMU is equals to 1.67 into 10⁻⁻27. तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को. यहां पर हम यूज करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप रिड्यूस मास कैलकुलेट कर लेना. इसका मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, उसके बाद जस्ट वैल्यू पुट करनी है. अब ये हम काफी बार प्रैक्टिस कर चुके हैं रिड्यूस मास कैलकुलेट करना, तो मैं डायरेक्टली इसकी फाइनल वैल्यू लिख रहा हूं 1.63 इंटू 10⁻⁻27 kg इसका रिड्यूस मास आएगा HCl मॉलिक्यूल का. ठीक है. अब देखो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी न्यू इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड एंड टाइम पीरियड कितना होता है हमारे पास, टाइम पीरियड होता है हमारे पास टाइम पीरियड T इज इक्वल टू 2 पाई इन टर्म्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, इन टर्म्स ऑफ दिस फोर्स कांस्टेंट एंड मास रिड्यूस मास. सो टाइम पीरियड होता है हमारे पास 2 पाई रूट म्यू बाय के. तो इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1/2 पाई ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा, तो ये के ऊपर आ जाएगा एंड म्यू नीचे आएगा. ठीक है. सो इन दोनों फॉर्मूले को ध्यान रखना, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को हम वेवलेंथ से रिलेट कर सकते हैं. फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू C बाय लैम्डा. ठीक है. फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू C बाय लैम्डा. तो जब आप C बाय लैम्डा को इक्वल करोगे 1/2 पाई अंडर रूट के बाय म्यू रिड्यूस मास, तो यहां से आपका स्प्रिंग ये जो फोर्स कांस्टेंट के है वो कितना आएगा, के विल बी इक्वल टू, आप स्क्वायर करो दोनों साइड तो ये कितना हो जाएगा, देखो 4 पाई स्क्वायर उधर जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, 4 पाई स्क्वायर, ये C स्क्वायर हो जाएगा, म्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड डिवाइड बाय लैम्डा स्क्वायर. सो हमारे पास C स्पीड ऑफ लाइट है, रिड्यूस मास हम यहां से कैलकुलेट कर चुके हैं, लैम्डा हमारे पास गिवन है, तो आपके पास फोर्स कांस्टेंट आ जाएगा. तो यहां पर जस्ट वैल्यूज को पुट करते हैं. आप वैल्यूज पुट करना. ठीक है. सारी वैल्यूज गिवन है, मैं आंसर लिख देता हूं. आपके पास आंसर आएगा K इज इक्वल टू 480 एंड यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर. सो दिस विल बी योर फोर्स कांस्टेंट. समझ आया. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. द फंडामेंटल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ H35Cl इज 2989 सेंटीमीटर इनवर्स. फाइंड द फोर्स कांस्टेंट ऑफ HCl बॉन्ड. तो अब आपको दे रखा है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ध्यान रखना
सो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन के बीच में, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन के बीच में क्या रिलेशन होता है? दैट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी न्यू जीरो बार, यहाँ पे बार का मतलब होता है कि वो वेव नंबर की फॉर्म में है, ठीक है। सो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन डिवाइड बाय सी। एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन क्या होती है हमारे पास? ये 1/2π√k/μ। इसको टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बोल रहा है, टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन बोलो। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा दे बोथ आर इक्विवेलेंट सिस्टम। सो ये क्या होगी, यहां पर लिख देते हैं, दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, दिस इज नॉट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, एंड ये आपके पास है टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन। अब हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन डिवाइड बाय सी। एंड जहां पर फंडामेंटल सॉरी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन कितना होता है? 1/2π, ये सी मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, एंड अंडर रूट कितना आएगा आपके पास? k/μ। तो अब मैं इस क्वांटिटी का स्क्वायर करूं दोनों साइड टू ऑब्टेन फोर्स कांस्टेंट, तो मेरे पास कितना आएगा? न्यू जीरो स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे, न्यू जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4π² c²k/μ, ठीक है। तो यहां से फोर्स कांस्टेंट k किसके इक्वल आएगा? सबको उधर राइट लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दो, 4π²c²μ एंड देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी स्क्वायर। तो यहां पर सिंपली आपको वैल्यूज पुट करनी है। सो 4 इंटू पाई इज 3.14 स्क्वायर इंटू c², c स्पीड ऑफ लाइट, सो 3 इंटू 10⁸ इसका स्क्वायर, म्यू रिड्यूस मास। H35Cl के लिए जब आप रिड्यूस मास कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएगा, मैं लिख देता हूं, अब ये हम काफी बार कर चुके हैं। सो रिड्यूस मास कितना आएगा आपके पास? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, केजीज में लिखना, ठीक है इसको। तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब यहां पर लिखनी है हमें फंडामेंटल, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। सो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमें किस में गिवन है? सेंटीमीटर इनवर्स में गिवन है। तो आपको इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर में, क्योंकि हमारा जो फोर्स कांस्टेंट होता है इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर। तो इसको जब आप देखो, ये है जो आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है न्यू जीरो बार, ये है इसकी यूनिट 1/सेंटीमीटर इनवर्स, मतलब 1/सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास आएगा 10⁻⁻2 मीटर। तो ये आपके पास आएगा 10⁻2 मीटर। तो जो भी आपके पास वैल्यू गिवन है उसको आप 10⁻2 से मल्टीप्लाई कर दो। सो 2989 इंटू 10⁻2, ये मीटर में है, एंड इसका स्क्वायर। ध्यान रखना, कुछ बच्चे गलती क्या करेंगे, इसको 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वो सोचेंगे कि हमारे पास अच्छा सेंटीमीटर में गिवन है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं तो 10⁻⁻2। वो गलत हो जाएगा। मतलब वो सही होगा अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी सेंटीमीटर में गिवन हो, लेकिन आपके पास फ्रीक्वेंसी हमेशा गिवन होती है सेंटीमीटर इनवर्स में। तो जब आप सेंटीमीटर इनवर्स डिनोमिनेटर में है तो आपके पास न्यूमरेटर में क्या आएगा? 10⁻2 आएगा। इस चीज का यहाँ पे ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करेंगे एंड उसकी वजह से उनका फाइनल आंसर चेंज हो जाएगा ऑब्वियसली। सो इस चीज का बस ध्यान रखना। तो आपके पास सिंपली जब आप कैलकुलेटर से इसे सोल्व करोगे तो आपके पास फोर्स कांस्टेंट आ जाएगा 520 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4। So the fundamental and first overtone transition of carbon monoxide are centered at 2143.3 centimeter inverse and this frequency. Calculate the equilibrium oscillation frequency and n-harmonicity constant and force constant of the molecule. तो यहाँ पर कुछ नई टर्म्स आई हैं, एन हार्मोनिसिटी, इनको थोड़ा सा समझते हैं पहले। तो यहाँ पर कंसेप्ट क्या है, पहले हम अपने जो मॉलिक्यूल था उसको एक हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह हम अज्यूम कर रहे थे, लेकिन एक्चुअल केस में क्या होता है, हमारा जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है
जो एक्चुअल पोटेंशियल एनर्जी होती है हमारी, एक्चुअल पोटेंशियल एनर्जी, वो हाफ के एक्स स्क्वायर की फॉर्म की नहीं होती है, ठीक है। वो किस फॉर्म की होती है, एक्चुअल पोटेंशियल एनर्जी कर्व, उसका फॉर्म होता है यू आर इक्वल टू डी ई वन माइनस एक्सपोनेंशियल। ये ठीक है, क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, जस्ट मैं आपको एक बैकग्राउंड देने की कोशिश कर रहा हूं कि एन हार्मोनिसिटी का मतलब क्या होता है, उसका फॉर्मूला हम कहां से लिखते हैं। एक्सपोनेंशियल माइनस ए आर माइनस आर ई, आपके पास जो पोटेंशियल होता है, एक्चुअल पोटेंशियल फॉर एन अनहार्मोनिक मॉलिक्यूल, वो इतना होता है, ठीक है। जहां पर हमारे पास डीई होता है डिसोसिएशन एनर्जी, that is the amount of energy required to break a molecule, dissociation energy, एंड आर ई हमारे पास होता है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। सो द जब आप इसको सोल्व करते हो यूजिंग योर स्क्रोडिंजर इक्वेशन ऑफ एन अनहार्मोनिक ऑसिलेटर, तो आपके पास वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स मिलते हैं, ठीक है। सो स्क्रोडिंजर इक्वेशन क्या आपको देती है, एनर्जी देती है, एनर्जी का एक्सप्रेशन। सो एनर्जी का एक्सप्रेशन हमारे पास कितना आता है, फॉर एन हार्मोनिक ऑसिलेटर, फॉर एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो वो फॉर्मूला कुछ इस टाइप का होता है, v प्लस वन बाई टू, वेर v इज योर वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, देन आपके पास आता है न्यू ई बार, वेर न्यू ई बार इज योर इक्विलिब्रियम ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी, इसको लिखते हैं अभी। फिर इसके बाद इसके अंदर काफी सारी टर्म्स आती हैं। तो सेकेंड टर्म आपके पास होती है v प्लस वन बाई टू स्क्वायर इंटू एक्स ई। यहां पर एक्स ई क्या होता है हमारे पास, एक्स ई को हम बोलते हैं एन हार्मोनिक कॉन्स्टेंट इंटू योर इक्विलिब्रियम ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी। देन उसके बाद एक टर्म और लिखते हैं v प्लस वन बाई टू, अब क्यूब होगा इसका, एंड देन आपके पास कांस्टेंट आता है वाई ई इंटू न्यू ई बार एंड सो ऑन, आपके पास बहुत सारी टर्म्स आती है। सो इस फॉर्मूले के अंदर हमारे पास जो न्यू ई है उसको बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी, ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी, एंड एक्स ई and ye are your enharmonic constants, enharmonic constant, ठीक है। तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, इस एक्सप्रेशन को फर्दर सोल्व कर सकते हैं। सो हम क्या कंसीडर करते हैं, हम फर्स्ट हार्मोनिक, इसको बोलते हैं हम फर्स्ट हार्मोनिकसिटी, हार्मोनिसिटी, एंड इसको हम यहां तक ही कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो एक्सप्रेशन आता है ईवी का, ईवी, तो वो किसके इक्वल आता है आपके पास, v प्लस वन बाई टू, फर्स्ट टू टर्म्स आपको लिखनी है, v प्लस वन बाई टू न्यू ई बार माइनस v प्लस वन बाई टू इसका स्क्वायर, एंड देन आपके पास एक्स ई इंटू न्यू ई बार। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी इन केस ऑफ एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। दिस इज फॉर वाइब्रेशनल एनर्जी in an harmonic oscillator। एन हार्मोनिक ऑसिलेटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, उस क्वेश्चंस में आपको ये इक्वेशन याद रखनी है, एंड एग्जाम के लिए भी सिर्फ इसी इक्वेशन को याद रखो, इस इक्वेशन की हेल्प से आप बाकी सारे क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। सो प्लीज रिमेंबर दिस इक्वेशन, सिंपल है, यहाँ पर v प्लस वन बाई टू है, यहाँ पर v प्लस वन बाई टू का स्क्वायर है, बीच में माइनस साइन है, फर्स्ट टर्म के अंदर न्यू ई बार है, यहाँ पर एक्स ई इंटू न्यू ई बार है, दो तीन बार लिखोगे तो हो जाएगा। एंड आपके पास जो एनर्जी आती है ये किस यूनिट्स में होती है, वेव नंबर की फॉर्म में, तो इट इज इन सेंटीमीटर इनवर्स। फाइन। नाउ अगर आप v इक्वल टू जीरो पुट करोगे यहाँ पे, दैट इज योर जीरो पॉइंट एनर्जी, तो ई जीरो कितना आएगा आपके पास, यहां पर आएगा वन बाई टू इंटू न्यू ई बार, तो वन बाई टू यहां से कॉमन ले लेना, फर्स्ट टर्म होगा आपका न्यू ई बार माइनस वन बाई टू का स्क्वायर, तो एक वन बाई टू हमने बाहर ले लिया, तो अंदर बचेगा वन बाई टू
और अगर आप यहाँ से न्यू ई भी कॉमन ले लोगे तो अंदर कितना बचेगा, 1 माइनस 1/2 इंटू एक्स ई, एंड न्यू ई बार को मैं कॉमन लिख रहा हूं। सो दिस इज योर 0 पॉइंट एनर्जी, इसको बोलते हैं हम 0 पॉइंट एनर्जी फॉर v इक्वल टू 0। 0 पॉइंट एनर्जी, ठीक है। नाउ अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। इतना सफिशिएंट है आपके लिए जानने के लिए फॉर एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। इन दो एक्सप्रेशन ज्यादातर इसे ये यूज करेंगे हम, ठीक है। ये तो 0 पॉइंट एनर्जी अगर कहीं पे आएगा तो वहां पे जस्ट इसी एक्सप्रेशन के अंदर v इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो ये मिल जाएगा। तो मेन फॉर्मूला हमारा यही है, इसको याद रखना है बस। तो अब क्वेश्चन पर आते हैं अपने। फंडामेंटल एंड फर्स्ट ओवरटोन ट्रांजिशन। तो देखो फंडामेंटल ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है। फंडामेंटल ट्रांजिशन होता है आपके पास, फंडामेंटल ट्रांजिशन आपके पास होता है जब आपका ट्रांजिशन v इक्वल टू 0 से v इक्वल टू 1 पर ट्रांजिशन हो। दिस इज योर फंडामेंटल ट्रांजिशन। अगर हम फर्स्ट ओवरटोन ट्रांजिशन की बात करें तो फर्स्ट ओवरटोन ट्रांजिशन, तो वो आपके पास क्या होता है, फ्रॉम v इक्वल टू 0 टू v इक्वल टू 2। रिमेंबर यहां पे 0 से स्टार्ट होता है। अगर हम सेकेंड ओवरटोन की बात करें, सेकेंड ओवरटोन ट्रांजिशन, तो वो v इक्वल टू 0 से v इक्वल टू 3 तक होता है, ठीक है। इनको ध्यान रखो। अब हमारे पास फ्रीक्वेंसीज गिवन है इस ट्रांजिशन की। सो इस ट्रांजिशन के लिए हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे यहां से, ठीक है। सो फॉर फंडामेंटल ट्रांजिशन, बिल्कुल सिंपल करके ब्रेक डाउन करके चीजों को समझा रहा हूं आपको, ताकि अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए तो आप बिल्कुल छोड़ के ना आओ उन क्वेश्चन को, आप अच्छे से करके आओ। फंडामेंटल ट्रांजिशन, तो फंडामेंटल ट्रांजिशन के लिए आप 0 से 1, तो आप E0 एंड E1 लिख लो। सो E1 लिख लो यहाँ पे एंड E0 लिख लो, एंड इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपको गिवन है क्वेश्चन में। तो एक बार आप 1 पुट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 3/2 न्यू ई बार, 3/2 न्यू ई बार। जब आप यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, 1/4। सो -1/4, सॉरी 1 पुट करोगे तो 1, यहाँ पे 3/2 का स्क्वायर, सो -3/2 स्क्वायर एक्स ई इंटू न्यू ई बार। 0 पुट करोगे तो आपके पास आएगा 1/2 न्यू ई बार माइनस अगेन 1/2 स्क्वायर इंटू न्यू ई इंटू एक्स ई। तो इसका जो डिफरेंस है फ्रीक्वेंसी का वो आपको गिवन है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 2143.3। सो लेट्स कैलकुलेट E1 माइनस E0। तो ये आपको कितना गिवन है, 2143.3। फर्स्ट फंडामेंटल ट्रांजिशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको गिवन है। जब आप इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो आपको मिलेगा न्यू ई बार -2 टाइम। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास मिलेगा 2 इंटू एक्स ई इंटू न्यू ई, ठीक है। सो लेट्स कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली आपको फर्स्ट ओवरटोन ट्रांजिशन के लिए, सिस्टम लैग कर रहा है गाइस, मुझे 1 मिनट दो, मैं सिस्टम रीस्टार्ट करता हूँ। ओके, सो अभी हमें किसके लिए कैलकुलेट करना है, फर्स्ट ओवरटोन ट्रांजिशन के लिए। फर्स्ट ओवरटोन ट्रांजिशन जो कि v इक्वल टू 0 से v इक्वल टू 2 तक होता है। तो आप पहले E2 लिख लो एंड देन E0 लिख लो। तो E2 जब आप पुट करोगे इस फॉर्मूले में यहां पे, तो मैं एक्सप्रेशन लिख देता हूं। तो आपके पास आएगा 5/2 न्यू ई बार -5/2 स्क्वायर एक्स ई इंटू न्यू ई बार। एंड जब E0 पुट करोगे तो आपके पास आएगा 1/2 न्यू ई बार -1/2 स्क्वायर एक्स ई इंटू न्यू ई बार। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपको गिवन है कि फर्स्ट ओवरटोन का जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना है, 4260।
तो E2 minus E0 is given 4260.3 एंड जब आप इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो आपके पास आएगा 2 न्यू ई बार माइनस 6 XE इंटू न्यू ई बार। तो अगर आप यहां से 2 कॉमन लोगे तो आपके पास आएगा ये न्यू ई बार माइनस 3 XE इंटू न्यू ई। ठीक है, लेट्स कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 2। देखो हमारे पास दो इक्वेशन आई है, दो वेरिएबल हैं न्यू ई एंड एक्सी। सो वी कैन सोल्व दीज टू इक्वेशन टू गेट दीज टू वेरिएबल्स। तो सिंपली क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड करते हैं। ठीक है, सो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो दोनों को डिवाइड कर दो। सो 4260.3 डिवाइड बाय 2143.3, यहां से न्यू भी कॉमन ले लो तो आपके पास आएगा 2 न्यू ई बार 1 माइनस 3 XE डिवाइड बाय न्यू ई बार, यहां से न्यू ई कॉमन लोगे तो कितना आएगा 1 माइनस 2 XE। ये कैंसिल हो जाएगा, इसका एक फ्रैक्शन आएगा, अब इक्वेशन बचेगी सिर्फ XE की। तो यहां से आपके पास XE कितना आएगा, पेज ऐड करना पड़ेगा एक। तो आपके पास XE कितना आएगा 0.006124। तो दिस इज योर XE। अब XE को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, इक्वेशन 1 एंड 2 में, यहां पे पुट करोगे तो न्यू ही आ जाएगा। ठीक है, सो योर इक्विलिब्रियम न्यू ई बार कितना आएगा आपके पास 2169.9 इन सेंटीमीटर इनवर्स। सो दिस इज योर इक्विलिब्रियम ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी। नो, ये आंसर नहीं है आपका, ये इक्विलिब्रियम ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी निकाल दी है। ये हमने क्यों निकाली है, क्योंकि हमें यहां से हम इसको रिलेट कर सकते हैं किसके साथ, अपने फोर्स कांस्टेंट के साथ। तो अभी हमने देखा था कि ये किसके इक्वल होता है 2 π c रूट के बाय म्यू। ठीक है, जैसे हमारे पास जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है न्यू जीरो, वो न्यू बाय सी होती है, ऐसे ही हमारे पास जो इक्विलिब्रियम फ्रीक्वेंसी होती है वो किसके इक्वल होती है, न्यू मीन्स योर न्यू बाय सी। एंड न्यू का एक्सप्रेशन हमारे पास क्या होता है 1/2 पाई इंटू के बाय म्यू। तो सी यहां पर मल्टीप्लाई में हो गया। ठीक है, सो अब सिंपली हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है दोनों साइड एंड के यहां से हमें मिल जाएगा। सो फ्रॉम हेयर योर फोर्स कांस्टेंट के विल बी इक्वल टू 4 π² c स्क्वायर म्यू एंड देन योर इक्विलिब्रियम ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। सो ये रही आपके पास सारी क्वांटिटीज, जस्ट पुट द वैल्यूज। c is speed of light 3 into 10⁸ square into reduced mass. So reduced mass for this molecule that is carbon monoxide हमने क्वेश्चन नंबर 1 में यूज किया था, तो वहां से आप लिख लेना 1.138 इंटू 10⁻⁻26 kg। एंड अगेन आपके पास जो इक्विलिब्रियम ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी है इसको आप मीटर में कन्वर्ट करोगे। सो 2169.9 इंटू 10⁻², ये मीटर में आ गई एंड इसका स्क्वायर। तो आपके पास जो आपका फोर्स कांस्टेंट है वो कितना आएगा 1903.9 न्यूटन पर मीटर। दिस इज योर फोर्स कांस्टेंट के। क्लियर है, तो इट विल बी आवर आंसर। नाउ लेट्स come to question number 5, last question. So the first 5 lines of P and R branch of the vibrational rotational spectrum of carbon monoxide are, आपके पास फर्स्ट 5 लाइंस गिवन है P and R ब्रांच की। इवेल्युएट द रोटेशनल कांस्टेंट। रोटेशनल कांस्टेंट आपके पास क्या होता है B, मींस यू हैव टू कैलकुलेट B। बॉन्ड डिस्टेंस होता है R एंड द फोर्स कांस्टेंट इज K। So you have to calculate these three terms
गिवन अनहार्मोनिसिटी कांस्टेंट, अनहार्मोनिसिटी कांस्टेंट मतलब आपको एक्स ई गिवन है। सो अभी तक हमने देखा कि वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम के अंदर कहीं पर भी पी एंड आर ब्रांच नहीं आई थी। तो पहले इनको समझते हैं कि पी एंड आर ब्रांच हमारे पास क्या होती है। सो उसके लिए मैंने ये बुक से उठाया है, लेकिन मुझे इसे थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। ठीक, ये जी अरुल्लाह जो बुक है वहां से मैंने उठाया है। तो इसके अंदर पी एंड आर ब्रांच को हम ध्यान से समझ सकते हैं। सो आपके पास ये दो लेवल्स के बीच में इन्होंने ट्रांजिशन दिखाए हैं। तो दो तरह के ट्रांजिशन आपके पास एग्जिस्ट करते हैं बेस्ड ऑन सिलेक्शन रूल। यहां पर आपके पास एक लेवल है जिसके अंदर डिफरेंट, ये क्या है, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स हैं। एंड इनसाइड रोटेशनल एनर्जी लेवल्स आपके पास डिफरेंट वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल होते हैं। देखो, ये न्यू इज टू 1 आपके पास एक क्या है, रोटेशनल लेवल है। न्यू वी इज टू 0 ये आपके पास डिफरेंट लेवल है। इसको नहीं लिखते हैं, जस्ट आप यहीं से समझो, कभी मैं गलत लिख दूं। यहां पर समझो आपके पास वाइब्रेशन रोटेशनल लेवल्स के अंदर आपके पास डिफरेंट वाइब्रेशनल लेवल्स हैं। सिमिलरली यहां पर आपके पास एक डिफरेंट रोटेशनल लेवल है, उसके अंदर भी वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है। तो दो रोटेशनल लेवल के बीच में जो ट्रांजिशंस होते हैं वो उन्होंने दिखाए हैं बेस्ड ऑन सिलेक्शन रूल कि आपके पास डेल्टा जे इज टू +1 एंड डेल्टा जे इज टू -1। जो लाइंस डेल्टा जे इज टू +1 सिलेक्शन रूल से आती है उनको बोलते हैं हम आर ब्रांच। ठीक है, आर ब्रांच। देखो R0, R1, R2, R3, R4, R5। जो हमारे पास डेल्टा जे इज टू -1 से लाइंस आती हैं उनको हम बोलते हैं पी ब्रांच। सो P1, P2, P3, P4, P5। अच्छा, यहां एक चीज ध्यान रखना, ये R0 से स्टार्ट होता है, ये P1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, जो J डबल प्राइम है वो इनिशियल लेवल है आपका, एंड जो J प्राइम है वो आपका फाइनल लेवल है। यहां पर दो तीन चीजें और ध्यान रखनी है, क्या कि फर्स्ट आर ब्रांच, ये R0 क्या है, फर्स्ट आर ब्रांच। सो फर्स्ट आर लेवल, आर लाइन आप कह सकते हो, आर ब्रांच की जो फर्स्ट लाइन है और पी लेवल पी ब्रांच की जो फर्स्ट लाइन है, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, 4b। सिमिलरली दो नॉन रोटेशनल नहीं, गलत बोल रहा हूं, दो आर लाइंस के बीच में, जो आर ब्रांच के अंदर दो डिफरेंट लाइंस हैं उनके बीच में डिफरेंस कितना है, 2b। सो इन दो कंसेप्ट को हम यूज करने वाले हैं अपने क्वेश्चन में। अब आपके पास फर्स्ट 5 लाइंस दे रखी हैं। फर्स्ट 5 लाइंस का मतलब क्या है कि आपका एक लेवल है 0, दूसरा लेवल है 1, वहीं से आपके पास फर्स्ट लाइन आती है। तो फॉर पार्ट ए मीन्स फॉर कैलकुलेटिंग द रोटेशनल कांस्टेंट बी, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो मैंने अभी आपको डायग्राम से बताया, इस डायग्राम से, कि फर्स्ट आर ब्रांच और फर्स्ट पी ब्रांच के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, 4b। तो उसको मैं लिखता हूं, देखो ऐसे कि R0 मीन्स फर्स्ट आर ब्रांच की जो लाइन है, एंड देन उसके बाद आपके पास जो P ब्रांच की जो फर्स्ट लाइन है, इसकी है R0, इसकी है P1। इनके बीच का जो डिफरेंस है वो आपके पास है 4b। ये आपको गिवन है फर्स्ट लाइन की फ्रीक्वेंसी 2139, सॉरी आर की वाली बाद में है, सो 2147.08 माइनस पी ब्रांच की 2139.43 इक्वल टू 4b। तो यहां से आपके पास 4b किसके इक्वल आएगा, 7.65 इक्वल टू 4b। तो आपके पास यहां से रोटेशनल कांस्टेंट b कितना आ गया, 1.9125। सो दिस इज योर रोटेशनल कांस्टेंट। सो एक चीज हमने कैलकुलेट कर ली है। अब हम निकालते हैं बॉन्ड डिस्टेंस। बॉन्ड डिस्टेंस को हम रोटेशनल कांस्टेंट से कैसे रिलेट करते हैं, बी का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको याद करने के लिए। सो बी का आपके पास फॉर्मूला होता है h/8 pi² IC, वेयर I is moment of inertia, C is speed of light, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल होता है, 8 pi² μr² C। तो यहां से अगर मैं R कैलकुलेट करूं तो आपके पास कितना आएगा, h/8 pi² μ
बी सी, ठीक है, बी को मैं नीचे ले आया, तो ये आपके पास फॉर्मूला होता है बॉन्ड लेंथ का, वेयर आर इज योर बॉन्ड लेंथ। सो आपको क्या चाहिए, बी आपने निकाल लिया है, सी स्पीड ऑफ लाइट है, म्यू चाहिए रिड्यूस मास। तो हम किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए इस ट्यूटोरियल में हम 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। डायरेक्टली यहां पर म्यू की वैल्यू पुट कर देना, कितनी, 1.145 इंटू 10⁻⁻26। बी की वैल्यू ये पुट कर देना, सी की वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट, तो आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी, और बॉन्ड लेंथ आर विल बी इक्वल टू 1.13 इंटू 10⁻⁻10 मीटर्स। तो दिस इज द बॉन्ड लेंथ फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड। अब फोर्स कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो, टू कैलकुलेट फोर्स कांस्टेंट वी नीड इक्विलिब्रियम ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी। ये जो हमने न्यू ई बार लिखा था, ये हमें चाहिए। सो अगर ये हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हम सिंपली इसको इक्वेट करके यहां से फोर्स कांस्टेंट निकाल सकते हैं। सो टू कैलकुलेट दिस वी हैव टू यूज आर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब सेकंड चीज मैंने यहां पे आपको क्या बताई थी, दूसरी चीज, कि किसी भी दो रोटेशनल लेवल के बीच में, ये बार बार रोटेशनल मेरे मुंह से निकल रहा है गाइस, थोड़ा ध्यान रखना। यहां पर आर ब्रांच बोलते हैं इन लाइंस को, R0 R1 R2 R3 R4 R5। सो किसी भी आर ब्रांच के अंदर किसी भी दो लाइंस के बीच में डिफरेंस कितना होता है, 2b। ये 2b, ये 4b, नहीं सॉरी, यहां पर मुझे बताना है आपको। हाँ, किसी भी एक फर्स्ट पी लाइन के बीच में और आर लाइन के बीच में इसका जो मिड पॉइंट होता है, ये क्या देता है आपको, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। यहां पर आपके पास जो ये न्यू जीरो बार लिखा हुआ है, दिस इज योर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, एंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे इक्विलिब्रियम ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी। एंड ऑसिलेटिंग, इससे हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, अपना फोर्स कांस्टेंट कैलकुलेट कर लेंगे, 2πc के बाय म्यू। समझ आया करना क्या है। सो ये हमारे पास गिवन है, ये गिवन है, दोनों का मिड पॉइंट निकालते हैं एंड हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी न्यू जीरो बार किसके इक्वल होगी, पी एंड आर ब्रांच का जो मिड पॉइंट है। सो जो फर्स्ट लाइन आपके पास गिवन है, इनका मिड पॉइंट निकाल दो। सो इसको ऐड करो एंड फर्स्ट लाइन इसको ऐड करो, पी एंड आर ब्रांच की दोनों का मिड पॉइंट निकाल दो। तो आपके पास कितना आएगा, 2147.08 प्लस 2139.43 डिवाइड बाय 2। तो यहां से आपके पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, 2169.72 सेंटीमीटर इनवर्स। नाउ नेक्स्ट इज वी हैव टू कैलकुलेट इक्विलिब्रियम ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी। सो हमने एक फॉर्मूला देखा था एंड वहां से ये जो ईवी का मैंने फॉर्मूला लिखा था, यहां पे अगर आप किसी भी दो लेवल्स के बीच में फ्रीक्वेंसी डिफरेंस निकालोगे, तो वो किसके इक्वल आता है, मैं यहीं पर लिख देता हूं, फॉर फर्स्ट लाइन, फॉर फर्स्ट लाइन दैट इज, एक लेवल आपका v इक्वल टू 0 एंड v इक्वल टू 1। तो आपको अगर दो लेवल के बीच में अगर आप डिफरेंस निकालोगे, तो ये किसके इक्वल आएगा, एक बार आप v की जगह v+1 पुट करना एंड एक बार v को, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, तो ये आपके पास इक्वल आएगा न्यू ई बार 1 - 2 टाइम्स x e। एंड ये आपको क्या देता है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। सो न्यू जीरो बार, न्यू ई बार 1 - 2 टाइम्स x e। सो ये फॉर्मूला आपका रिलेट करता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड इक्विलिब्रियम ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी। सो प्लीज डू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसी का हम यहां पे यूज करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। सो यूजिंग दैट फॉर्मूला हम लिख सकते हैं कि हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 2169.72 इज इक्वल टू न्यू ई बार
1 minus 2 times xe, where xe is your enharmonic constant, जिसकी वैल्यू 0.0061 गिवन है क्वेश्चन में, 0.0061। तो यहां से आपके पास इक्विलिब्रियम ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, ये गलत लिखा है मैंने, सॉरी गाइस, इसको चेंज करो, ये आपके पास आएगा 2143, मैंने गलत लिखा था 2143.25। एंड जब इसको कैलकुलेट करोगे, सिंपली 1 माइनस ये सब्ट्रैक्ट कर देना एंड डिवाइड कर देना इससे, तो आपके पास इक्विलिब्रियम ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी आएगी 2169.72 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो अब ये आ गया हमारे पास इक्विलिब्रियम ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी, इसको रिलेट कर देते हैं इससे, फोर्स कांस्टेंट निकाल लेते हैं। सो योर के विल बी 4 पाई स्क्वायर c स्क्वायर reduce mass mu into mu e bar square. So 4 into 3.14 square, 3 into 10 raised to power 8 square, रिड्यूस मास, so रिड्यूस मास कितना आता था इसके लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए 1.145 इंटू 10 रेज़ टू पावर -26 kg, एंड ये कितना आया हमारे पास 2169.272 इन सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसको जब मीटर में कन्वर्ट करोगे तो मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 2 एंड इसका स्क्वायर। एक हैबिट बना लो कि जब भी आप किसी का एक्सप्रेशन लिखो उसकी यूनिट साथ में लिखो, क्योंकि अगर यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे ना तो भूल जाओगे कि ये सेंटीमीटर में था। सो ऑलवेज मेक इट अ हैबिट कि आप जब भी कोई एक्सप्रेशन लिखो उसके साथ में यूनिट लिख लो, ताकि गलती के कोई चांस ही ना हो। जैसे ही आपको सेंटीमीटर इनवर्स दिखेगा यहाँ पे तुरंत माइंड में क्लिक होगा कि इसे को मीटर में कन्वर्ट करना। तो आपका जो फोर्स कांस्टेंट के है, जब आप इसको पूरा सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा 1913 न्यूटन पर मीटर। तो दिस इज योर फोर्स कांस्टेंट। सो हमने सारी चीजें कैलकुलेट कर दी हैं, रोटेशनल कांस्टेंट बी, बॉन्ड डिस्टेंस आर एंड योर फोर्स कांस्टेंट। सो हमने सारे क्वेश्चन इसके कर लिए। सो आई होप गाइज आप लोगों को समझ आया होगा। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू। एंड अभी तक जो मैंने लास्ट वीडियो में आपसे एक रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ गूगल फॉर्म भर देना, अभी तक मेरे पास सिर्फ 50 रिस्पॉन्स आए हैं। सो आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड 70-80 मोर रिस्पॉन्सेज। सो प्लीज़ फिल दैट फीडबैक फॉर्म, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। एंड उसके बाद आप जो भी मतलब अपनी तैयारी कर रहे हैं अच्छे से तैयारी करते रहिए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई ट्यूटोरियल शीट के साथ। मिलते हैं आपसे, बाय बाय, बाय बाय।